मैं दुनिया का शायद सबसे बदकिस्मत इंसान था। 1 महीने की नौकरी करता और पूरी कंपनी बंद हो जाती। अब हाल ये था कि अगर कोई कुत्ता भी मेरे पास से गुजर जाए तो लगता था मेरी बदकिस्मती उसे भी ठोकर खिला देगी। फिर एक दिन सरकार ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। अब मेरा काम था दुनिया घूमना और ट्रैवल स्ट्रीमर बनना। लेकिन मैं जहां भी जाता वहां आफत पीछे पीछे पहुंच जाती। कहीं चेरी ब्लॉसम पार्क में भीषण आग लग जाती तो कहीं 300 साल से सोया ज्वालामुखी अचानक फट पड़ता। उसके बाद तूफान, भूकंप, एक के बाद एक मुसीबतें आने लगती और कई देशों की इकोनॉमी भी सीधा नीचे जाने लगती। आखिरकार कई देशों ने मिलकर ड्रैगन कंट्री से गुहार लगाई, भाई प्लीज लिन हुई को वापस बुला लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए तो वो भी दे देंगे। उधर एक ऑफिस में मेरी खूबसूरत मैनेजर लगभग हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी थी। लिन हुई, भाई, पापा, दादा, पुरखों की कसम, बस हमारी कंपनी छोड़ दो, कहीं और जाकर मतलब अपना टैलेंट दिखा दो। जी रूशवे अपने माथे को दबाते हुए परेशान खड़ी थी। कल रात सिर्फ इसलिए उसने मुझे नौकरी पर रख लिया था क्योंकि मैं देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन आज सुबह ही उसे पता चला कि जिस भी कंपनी में मैं गया वो कुछ ही समय में बंद हो गई। सबसे खतरनाक तो मेरी पिछली कंपनी का हाल था। मालिक टैक्स, चोरी और घोटालों में पकड़ा गया। अकाउंटेंट ने पैसे खा लिए। बेटे के बारे में ऐसा सच निकला कि पूरा घर हिल गया। पत्नी सारे पैसे लेके भाग गई और ऊपर से खुद मालिक एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में पड़ा था। ये सब याद करते ही जी रूशवे की कनपटियां धड़कने लगी। उसने तुरंत नया ऑफर दिया। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, सामने वाली कंपनी में चले जाओ, जितने दिन वहां रहोगे हर दिन के 1000 युआन दूंगी। उसे लगभग मेरे सामने घुटनों पर आते देख मैंने बेबस होकर सिर हिला दिया। चलो ठीक है, आखिर मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं। मेरे हाँ कहते ही जी रूशवे बिजली की स्पीड से दरवाजा खोलकर मुझे बाहर छोड़ने लगी। जब तक मेरा साया भी नजर से गायब नहीं हो गया उसने चैन की लंबी सांस नहीं ली। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने भी राहत की सांस छोड़ी। मैडम, शुक्र है आपने इन्हें भेज दिया, वरना हमारी कंपनी भी भगवान भरोसे थी। लेकिन अगले ही पल चाक की आवाज आई। उसकी उंगली कागज काटने वाले ब्लेड से कट गई और खून निकलने लगा। जी रूशवे की भौं फड़क उठी। कोई बात नहीं, एक बार बदकिस्मती आ गई तो शायद अब सब खत्म हो गया होगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बॉस का फोन आ गया। फोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हमारी कंपनी को फ्रॉड कंपनी घोषित कर दिया गया और पूरे स्टाफ की जांच होगी? कोई भी नहीं बचेगा। फोन के दूसरी तरफ से बॉस आराम से बोला, सॉरी शियाओ जी, किसी ने कंपनी को फंसा दिया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टेंशन मत लेना, कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैंने पहले ही तुम्हें बना दिया है और कंपनी के सारे पैसे लेकर निकल चुका हूं। तुम कुछ साल अंदर रहोगी, फिर बाहर आकर दोबारा मेरे साथ काम कर लेना। मैनेजर की पोस्ट फिर तुम्हारी। ये सुनते ही जी रूशवे की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो गुस्से से फटने ही वाली थी कि तभी कई पुलिस अधिकारी ऑफिस में दाखिल हो गए। उधर मैं ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगा। यार, मैं तो बस ईमानदारी से नौकरी करना चाहता हूं, इतनी मुश्किल क्यों है? तभी मैंने देखा कि जी रूशवे को पुलिस बाहर लेकर आ रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। ऑफिसर, ये लिन हुई भी हमारी कंपनी का कर्मचारी है, असली मुसीबत की जड़ यही है, इसे भी पकड़िए, अच्छी तरह पूछताछ कीजिए। उसने एक एक करके मेरी 14 कंपनियां बंद होने का पूरा इतिहास सुना दिया। टीम लीडर झांग बियाओ को उसकी बात बिल्कुल बकवास लगी। भला कोई इंसान इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? लेकिन चूंकि मैं कंपनी का कर्मचारी था इसलिए मुझे भी साथ ले जाया गया। पुलिस वैन में बैठने के बाद झांग बियाओ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। घबराना मत, तुम नए कर्मचारी हो, बस बयान दर्ज होगा और फिर घर चले जाना। हम किसी बेगुनाह को नहीं फंसाते। दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसकी बदकिस्मती से कंपनी ही बंद हो जाए? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक पुलिस वैन ने जोरदार ब्रेक लगा दिया। झांग बियाओ तुरंत नीचे उतरा। सामने एक बुजुर्ग औरत सड़क पर लेटी दर्द से चिल्ला रही थी। वो पूरी तरह हैरान रह गया। इतने सालों की नौकरी में पहली बार ड्यूटी पर जाते हुए रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट देखा था। ऊपर से शहर के अंदर गाड़ी सिर्फ 60 की स्पीड पर थी। फिर भी आंटी पता नहीं कहां से उड़कर सीधे गाड़ी के सामने आ गई। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने अनजाने में मेरी तरफ देखा। मैं बस अजीब सी मुस्कान दे पाया। साइड में बैठी जी रूशवे ठंडी आवाज में बोली, देखा, ये मनहूस सच में कमाल का है। झांग बियाओ ने सिर झटक दिया। नहीं, ये सब बस इत्तेफाक है। वो बुजुर्ग औरत के पास गया। आंटी, आइए आपको अस्पताल ले चलते हैं। वो बाकी पुलिस वालों को मदद के लिए बुलाने ही वाला था कि आंटी घबराकर खुद ही उठ खड़ी हुई। वो लंगड़ाते हुए वहां से भागने लगी। आखिर क्यों? क्योंकि वो कोई सीधी सादी आंटी नहीं थी। वो प्रोफेशनल ठग थी। जेबकतरी, लोगों को बहला फुसलाकर गायब करना, लंबी लिस्ट थी उनके धंधों की। अगर पुलिस की गाड़ी में बैठ गई तो पूरा करियर वहीं खत्म हो जाता। लेकिन झांग बियाओ उन्हें जाने देने वाला नहीं था। वो पीछे दौड़ा और आंटी उससे भी तेज भागी। एक भाग रही थी, दूसरा पीछे पड़ा था। सीन किसी कॉमेडी शो से कम नहीं लग रहा था। तभी अचानक एक 3 पहिया गाड़ी न जाने कहां से आई और सीधे आंटी को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, उनके पहले से घायल पैर के ऊपर से भी निकल गई। झांग बियाओ वहीं रुक गया। उसने फिर मेरी तरफ देखा। अब उसके दिमाग में पहली बार सच में कुछ अजीब चलने लगा था। लेकिन एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उसने खुद को समझाया, नहीं, अभी भी ये सिर्फ इत्तेफाक है। वो आंटी को अस्पताल भेजने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इस बार उनका चेहरा ध्यान से देखते ही उसे झटका लगा। अरे, ये तो वही वांटेड अपराधी है जिसकी तलाश पूरे विभाग को थी। वो पास जाकर पक्का करने ही वाला था कि तभी जिस स्ट्रीट लाइट से 3 पहिया गाड़ी टकराई थी वो हिलने लगी। अगले ही पल पूरा पोल सीधे झांग बियाओ के सिर पर आ गिरा। होश खोने से पहले उसके कानों में जी रूशवे की बात गूंज रही थी, ये लिन हुई सच में चलता फिरता मनहूस है। बाकी पुलिस अधिकारी पूरी तरह सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत 2 टीमें बना दी। एक टीम घायल लोगों को अस्पताल लेकर गई, जबकि दूसरी टीम मुझे और जी रूशवे को सावधानी से पुलिस स्टेशन ले आई और पूरी घटना की रिपोर्ट अपने कप्तान वांग जियानगुओ को दे दी। रिपोर्ट सुनकर वांग जियानगुओ हंस पड़ा। दुनिया में ऐसा भी कोई आदमी होता है? चलो, मैं खुद मिलकर आता हूं। पूछताछ वाले कमरे में मैं आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर वांग जियानगुओ को टीम की सारी बातें और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सुनाई देने लगी। उसे लगा मुझे बस थोड़ी समझाइश की जरूरत है। लिन हुई है ना, आज ही नौकरी ज्वाइन की है जी, बस बयान दर्ज होगा, फिर तुम जा सकते हो। मैंने तुरंत सिर हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। वो मुस्कुराए। फिक्र मत करो, हम किसी बेगुनाह को परेशान नहीं करते। ये मनहूस और आफत वाली बातें पूरी तरह बकवास हैं। इतना कहकर वो कुर्सी खींचकर बैठने लगे। लेकिन जैसे ही बैठे, कुर्सी अचानक पीछे खिसक गई। धड़ाम! वो सीधे जमीन पर जा गिरे। उठने की कोशिश की तो सिर मेज से जा टकराया।
हालत देखने लायक थी। मैंने चुपचाप अपने होंठ दबा लिए। इस वक्त हंसना शायद मेरी लाइफ इंश्योरेंस कैंसिल कराने जैसा होता। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला, धीरे से दूसरी बार कुर्सी पर बैठे। कुछ नहीं, बस बैलेंस बिगड़ गया था। किसी की बदकिस्मती से थोड़ी ना लोग गिर जाते हैं। लेकिन उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि क्रैक! कुर्सी इस बार सचमुच टूट गई। लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा सीधा उनकी कमर में जा घुसा। आ! उनकी दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। मैं तुरंत अपनी सीट से उठा। वांग सर, आप ठीक हैं? आइए, मैं उठा देता हूं। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। ना, नहीं, यहीं रुक जाओ, बिल्कुल पास मत आना। वो दोनों पैरों से पीछे सरकते हुए मुझसे जितना दूर जा सकते थे जाने लगे। अब उन्हें सच में डर लगने लगा था। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इस आदमी से जितनी दूरी रहे उतना अच्छा। वो किसी तरह दर्द सहते हुए खड़े हुए और दीवार से चिपककर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे तक पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने के लिए हाथ बढ़ाया, पूछताछ वाले कमरे का पुराना दरवाजा अचानक अपनी जगह से टूटकर सीधा उनकी तरफ गिर पड़ा। अगले ही पल पुराना दरवाजा अपनी जगह से टूटकर सीधे वांग सर के ऊपर आ गिरा। पूरा कमरा धूल से भर गया। कुछ सेकंड बाद मलबे के नीचे से बस उनका कांपता हुआ एक हाथ बाहर दिखाई दे रहा था। मैं ये नजारा देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। फिर जल्दी से बोला, वांग सर, आप यहीं रुके रहिए, मैं अभी मदद लेकर आता हूं। इतना कहकर मैं दौड़ता हुआ पूछताछ वाले कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मलबे के नीचे दबे वांग जियांगुओ को होश आया। बिना एक सेकंड गंवाए उन्होंने अपनी कमर से वायरलेस निकाला और जोर से चिल्लाए, तुरंत ऊपर रिपोर्ट भेजो, लेवल 1 अलर्ट जारी करो, यहां ऐसा मनहूस मौजूद है जो न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ ही देर में मेरी एक टॉप सीक्रेट फाइल सीधे ड्रैगन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पहुंच गई। जैसे ही फाइल बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई, पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। नाम लिन हुई, जन्म पैदा होते ही अस्पताल में आग लग गई, स्कूल 6 साल की पढ़ाई के दौरान 9 स्कूल बदलने पड़े, कहीं भूकंप आ गया तो कहीं डाकुओं का हमला हो गया। 13 साल की उम्र, सड़क पार करते वक्त एक ट्रक ने लगभग 1 किलोमीटर तक घसीट दिया, लेकिन मैं फिर भी बच गया। 18 साल की उम्र, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज का दर्जा ही गिर गया। नौकरी, सिर्फ 1 महीने में जिन 14 कंपनियों में काम किया वो सब की सब बंद हो गई। पूरी फाइल खत्म होते ही कमरे में बैठे सभी लोगों ने गहरी सांस ली। एक अधिकारी बुदबुदाया, ये 22 साल की उम्र तक जिंदा कैसे पहुंच गया? दूसरा बोला, ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं है, ये तो चलता फिरता महामनहूस है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कहीं देश की इंडस्ट्री भी इसकी वजह से बंद न हो जाए। सबसे आगे बैठे डिप्टी मिनिस्टर झोंग गुओचांग ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। बताइए, लिन हुई के साथ क्या किया जाए? एक अधिकारी तुरंत बोला, इसे रेगिस्तान भेज देते हैं। बॉर्डर के किसी सुनसान इलाके में अकेला रहेगा तो इसकी बदकिस्मती किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। झोंग गुओचांग ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, वो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, पूरी जिंदगी उसे अकेले रेगिस्तान में भेज देना बहुत ज्यादा सजा होगी। और इसकी किस्मत को देखते हुए कहीं रेगिस्तान में भी रेत का तूफान शुरू हो गया तो? कमरे में फिर से खामोशी छा गई। सच कहें तो मामला सच में सिरदर्द बन चुका था। लिन हुई खुद तो ट्रक से 1 किलोमीटर घसीटे जाने के बाद भी बच गया, लेकिन उसके आसपास रहने वालों की किस्मत जरूर खराब हो जाती थी। तभी चश्मा पहने एक युवा अधिकारी खड़ा हुआ। सर, मेरे पास एक आइडिया है। लिन हुई बदकिस्मत जरूर है, लेकिन बेकार नहीं। इसे अंडरकवर एजेंट बना देते हैं, हो सकता है हमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। अपराधी इसकी बदकिस्मती से पहले ही निपट जाएं। उसकी बात सुनते ही सबकी आंखें चमक उठी। सही कह रहे हो, इसे दुश्मन देश भेज देते हैं। अपराधियों के पीछे क्यों पड़ना, सीधा दुश्मनों की अर्थव्यवस्था हिला देगा। जरा सोचिए, ये जहां जाएगा वहीं आग, भूकंप, उल्कापिंड, कुछ भी हो सकता है। 6 महीने में पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। कुछ देर पहले तक जो मीटिंग भारी माहौल में चल रही थी, अब वही कमरा अजीब सी उत्सुकता से भर गया था। झोंग गुओचांग की आंखें भी चमक उठी। ये मनहूस नहीं, ये तो हमारा तुरुप का इक्का है। उन्होंने बिना देर किए फैसला सुना दिया। पहला मिशन, लिन हुई को चेरी ब्लॉसम कंट्री भेजा जाएगा। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उसी दोपहर झोंग गुओचांग खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे। मेरी फाइल पढ़ने के बाद उन्होंने पूरी सेफ्टी के साथ एंट्री मारी थी। हेलमेट तक पहन रखा था। उनकी बात सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। क्या देश मुझे पैसे देकर चेरी ब्लॉसम कंट्री घूमने भेज रहा है? मैंने सिर खुजलाया। तो क्या बचपन वाले ज्योतिषी सच बोल रहे थे? सच में मेरी किस्मत खुलने वाली है? मेरे चौंकने के बीच झोंग गुओचांग आगे बोले, सिर्फ ट्रिप ही नहीं, पूरा खर्च सरकार उठाएगी। हर महीने 50,000 युआन सैलरी मिलेगी, 9 तरह का इंश्योरेंस, हाउसिंग बेनिफिट और बाकी कई सुविधाएं भी। तो दिलचस्पी है? मैंने बिना एक पल गंवाए जोर जोर से सिर हिलाया, फिर दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़कर बोला, आज से यही कंपनी मेरा घर है और आप सब मेरा परिवार। जो काम देंगे पूरी जान लगाकर करूंगा। अचानक मेरा हाथ पकड़ते ही झोंग गुओचांग थोड़ा घबरा गए। उन्होंने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब कहीं कोई हादसा होता नहीं दिखा तब जाकर चैन की सांस ली। फिर बोले, तुम्हें बस चेरी ब्लॉसम कंट्री घूमना है, माउंट फूजी देख लेना, कुछ मशहूर मंदिर घूम लेना, बस इतना ही। बाहर से वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे, अगर ये वहां एक चक्कर लगा दे तो हल्का फुल्का भूकंप आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और वो ज्वालामुखी भी तो सैकड़ों साल से सोया पड़ा है, अब उठने का टाइम आ गया होगा। उधर मुझे पहली बार लगा कि कहीं मेरी भी जरूरत है। मैं तुरंत खड़ा होकर पूरे जोश से बोला, मैं लिन हुई, ये मिशन जरूर पूरा करूंगा। झोंग गुओचांग ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। उन्हें मैं पसंद तो आ गया था, लेकिन सुबह पड़ी हुई मेरी फाइल याद आते ही उन्होंने ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा। फिलहाल यहीं रहो, हम सारे कागज तैयार करके तुम्हें लेने आएंगे। वो जाने ही वाले थे कि मैंने उन्हें रोक लिया। सर, क्या मैं किसी को अपने साथ ले जा सकता हूं? वरना मुझे रास्ता भी नहीं मिलेगा। झोंग गुओचांग हल्का मुस्कुराए। लगता है किसी का नाम पहले से सोच रखा है। मैंने तुरंत सिर हिलाया। जी, मेरी मैनेजर जी रूशुए, उन्होंने मुझे नौकरी दी थी। अगर हो सके तो उन्हें भी साथ ले चलिए, शायद इससे उनकी सजा भी कुछ कम हो जाए। झोंग गुओचांग ने कुछ पल सोचा। हम इस पर विचार करेंगे। अगली सुबह वो पासपोर्ट लेकर वापस आ गए। उनके मुताबिक मिशन बहुत जरूरी था, इसलिए तुरंत निकलना था। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा। पीछे की सीट पर जी रूशुए पहले से बैठी थी। मैं मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग मैनेजर जी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुस्कान बनाई, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कोई भी कह दे कि रोना इससे आसान था। कल ही झोंग गुओचांग ने उन्हें बताया था कि जांच में वो फ्रॉड में शामिल नहीं पाई गई,
लेकिन कंपनी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से पूरी तरह बच भी नहीं सकती थी। अगर वो मेरे साथ ट्रांसलेटर बनकर विदेश जाएंगी तो इसे उनके लिए सुधार का मौका माना जाएगा। शुरू में उन्होंने साफ मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही उन्हें मिशन का असली टारगेट पता चला उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अगर चेरी ब्लॉसम कंट्री की किस्मत खराब करनी है तो फिर डर कैसा? इतिहास में नाम लिखवाने का मौका रोज थोड़ी मिलता है। मेरे बैठते ही झोंग गुओ छियांग ने एक फाइल से नक्शा निकाला। ये हमारी टीम ने पूरी रात जाग कर तैयार किया है। जहां जहां निशान लगे हैं उन जगहों पर जरूर घूमना। मैंने नक्शा खोला, उस पर राष्ट्रपति भवन, शाही निवास, यासुकुनी श्राइन और कई बड़े शहरों पर लाल निशान लगे हुए थे। मैं कुछ पूछता उससे पहले जी रूशवे हंसते हुए बोली, ये ट्रैवल मैप कम, मौत का रूट ज्यादा लग रहा है। बात तो उन्होंने मजाक में कही, लेकिन उनकी आंखों की चमक कुछ और ही कहानी बता रही थी। फ्लाइट से पहले झोंग गुओ छियांग ने हमें कुछ जरूरी सामान दिया और वापस चले गए। जी रूशवे को लगा अब शायद सफर आराम से कट जाएगा, लेकिन किस्मत ने फिर अपना परिचय देना शुरू कर दिया। फ्लाइट लेट हुई, वेटिंग एरिया में आग लग गई, जबरदस्त एयर टर्बुलेंस आया। एयरपोर्ट पर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रहीं जिन्हें शायद कोई इंसान पूरी जिंदगी में भी एक साथ न देखे। जब आखिरकार विमान सुरक्षित उतर गया तब जाकर जी रूशवे ने राहत की सांस ली। उन्हें समझ आ गया था इतिहास में नाम लिखवाने का मौका सच में जान पर खेलकर ही मिलता है। उधर मैं एयरपोर्ट के बाहर की दुनिया देखकर बेहद उत्साहित था। आखिर पहली बार विदेश आया था। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। भाइयों, मैं अभी अभी चेरी ब्लॉसम कंट्री पहुंचा हूं, देखो तुम्हारा भाई भी अब विदेश घूम रहा है। वैसे मेरी जिंदगी अब तक चली तो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि लाइव स्ट्रीम के दौरान दर्शक मुझे डोनेशन देकर सहारा देते रहते थे, वरना 14 कंपनियां बंद कराने का रिकॉर्ड बनाकर तो मैं कब का कंगाल हो चुका होता। धीरे धीरे लोग लाइव में जुड़ने लगे। एक दर्शक ने लिखा, अरे तू अभी तक जिंदा है, इतने दिन लाइव नहीं आया, लगा या तो जेल गया या ऊपर। दूसरे ने मजाक किया, क्या हुआ फिर से कंपनी बंद हो गई, अब दोबारा लाइव से कमाई शुरू। तीसरा बोला, अब तो इसका पैटर्न समझ आ गया है, जैसे ही नौकरी जाती है भाई लाइव ऑन कर देता है। तभी एक दर्शक ने ध्यान से स्क्रीन देखी। रुको, इस बदकिस्मत ने अभी कहा कि ये चेरी ब्लॉसम कंट्री में है। मैं लाइव चैट में आते मैसेज पढ़कर हल्का सा मुस्कुराया और गला साफ करते हुए बोला, दोस्तों आज वाला मैं कल वाले मुझसे बिल्कुल अलग हूं। अब तुम्हारा भाई आगे बढ़ चुका है। इस बार मैं अपनी खूबसूरत मैनेजर के साथ चेरी ब्लॉसम कंट्री ऑफिशियल ट्रिप पर आया हूं। अगले कुछ दिनों तक मैं आप सबको यहाँ की सैर भी करवाऊंगा। इतना कहकर मैंने कैमरा थोड़ा घुमाया। जैसे ही जी रूशवे कैमरे में दिखाई दी, लाइव चैट अचानक तेजी से भरने लगी। उसी वक्त हमें लेने के लिए ऊपर से भेजी गई गाड़ी भी पहुंच गई। मैं और जी रूशवे उसमें बैठ गए। मैं अभी दर्शकों से बातें ही कर रहा था कि अचानक मेरे फोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज का नोटिफिकेशन आया। चेरी ब्लॉसम कंट्री के नेता कल फिर से चेरी ब्लॉसम श्राइन का दौरा करेंगे। मैंने हल्का सा भौएं चढ़ाई। लाइव में कई लोगों ने भी वो खबर देख ली थी। एक दर्शक ने लिखा, देखा, फिर वही हरकतें शुरू हो गई। दूसरा बोला, भाई एक काम करो, वहां के लोकल बनकर उसी श्राइन में नौकरी कर लो, क्या पता तुम्हारी बदकिस्मती से वो जगह ही बंद हो जाए। ये पढ़ते ही मैंने तुरंत मुंह बनाकर कहा, छी छी छी, अरे उस जगह का बंद होना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे उनका आदमी बनने को मत बोलो, ये तो मेरी पर्सनैलिटी की सीधी बेइज्जती है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, हाँ अगर वो जगह उड़ ही जाए तो अलग बात है। उसी समय चेरी ब्लॉसम श्राइन के अंदर एक तेल का दिया अचानक गिर गया। जलता हुआ तेल फर्श पर फैल गया और देखते ही देखते आग तेजी से पूरे हॉल में फैलने लगी। वहां मौजूद स्टाफ तुरंत आग बुझाने में जुट गया, लेकिन जितना वो बुझाने की कोशिश करते आग उतनी ही भड़कती चली गई। कुछ ही मिनटों में पूरा मुख्य हॉल आग की लपटों में घिर गया। अंदर रखी सारी स्मारक पट्टिकाएं और सामान जलकर राख हो गए। जब वहां के नेताओं को यह खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। ये कैसे हो गया, इतने लोग मौजूद थे फिर भी आग नहीं बुझा पाए, तुरंत सफाई शुरू कराओ, कल तक मुझे ये जगह पहले जैसी चाहिए। रिपोर्ट देने आया अधिकारी सिर झुकाए खड़ा था। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। धीरे से बोला, सर पूरा मुख्य भवन जलकर राख हो चुका है, अब इसकी मरम्मत संभव नहीं है। ये सुनते ही नेता लगभग लड़खड़ा गए। कुछ देर बाद उन्होंने भारी आवाज में पूछा, मतलब अंदर रखी सारी अस्थियां भी खत्म हो गई? अधिकारी ने सिर और नीचे कर लिया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। नेता गहरी सांस लेकर वहीं बैठ गए। इतनी महत्वपूर्ण जगह का इस तरह जल जाना पूरे देश के लिए शर्म की बात थी। उधर मैं अभी भी लाइव में दर्शकों से मजाक कर रहा था। तभी वही खबर हर बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म की हेडलाइन बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक चेरी ब्लॉसम श्राइन में अचानक आग लग गई, पूरी इमारत ढह गई और अंदर रखा सब कुछ जलकर राख हो गया। कुछ ही मिनटों में यह खबर वायरल हो गई। आधे घंटे के अंदर इसकी चर्चा करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। ड्रैगन कंट्री के लोग तो जैसे जश्न मनाने लगे। एक ने लिखा, आज तो 2 पैक बनते हैं। दूसरा बोला, मैं जरा मुस्कुरा लूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। तीसरे ने जवाब दिया, खुलकर हंसो, आज तो हर तरफ खुशियों वाले गाने बज रहे हैं। एक और कमेंट आया, पहले खबर देखकर डर गया था, लेकिन जगह का नाम पढ़ते ही लगा, जो होना था हो गया, बस किसी की जान न गई हो। बाकी उस जगह का तो कब का यही हाल होना चाहिए था, लेकिन मेरे लाइव चैट का माहौल बिल्कुल अलग था। एक दर्शक ने लिखा, भाई तेरे मुंह में जीपीएस लगा है क्या, जो बोलता है वही हो जाता है। दूसरा बोला, चेरी ब्लॉसम कंट्री पहुंचते ही तेरी बदकिस्मती ने तो अल्टीमेट स्किल चला दी। तीसरा तुरंत बोला, कौन सी बदकिस्मती, हमारे हुई भाई तो लकी चार्म है, हुई भाई आप हमारे भगवान हो। ये सब पढ़कर मैं खुद हैरान था। आखिर मैं अभी अभी इस देश में उतरा था, उस जगह का रास्ता तक नहीं जानता था। मैंने तुरंत सफाई दी, अरे भाई मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर वो जगह उड़ जाए तो अच्छा होगा, मैंने आग लगने की बात थोड़ी कही थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर मैंने मजाक में कहा, चलो अब बोल देता हूं कि कल यहां तूफान आएगा, क्या सच में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऑफिशियल रिपोर्ट भी कह रही है कि ये एक हादसा था, इस बार का इल्जाम मैं नहीं लेने वाला। इतना कहकर मैंने ऑफिशियल रिपोर्ट भी लाइव में दिखा दी। मान लिया मैं दूसरों से थोड़ा ज्यादा बदकिस्मत हूं, लेकिन दुनिया में जो भी हो उसका ठीकरा मेरे सिर पर मत फोड़ा करो, वरना सच में लोग मुझे चलता फिरता मनहूस मान लेंगे। लेकिन दर्शकों को मेरी सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मजाक और बढ़ गया। एक ने लिखा, मैं तो तेरी फोटो फ्रेम करवाकर रात को बिस्तर के पास टांगूंगा, अब कोई भूत पिशाच पास नहीं आएगा। दूसरा बोला, पक्का, कहीं उल्टा असर न हो जाए। मैंने चैट पढ़ी और थक कर लंबी सांस ली। आखिरकार मैंने लाइव बंद कर दिया। तभी देखा जी रूशवे मुझे बड़ी श्रद्धा से देख रही थी। कमाल है, तुम तो वहां पहुंचे भी नहीं और तुम्हारी बदकिस्मती पहले ही पहुंच गई। मैं बस बेबस होकर मुस्कुरा दिया। तभी मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम था झोंग गुओ छियांग।
मैंने कॉल उठाई। उधर से उनकी उत्साहित आवाज आई, लिन हुई, तुम सच में हमारे देश का खजाना हो। अभी तुम वहां पहुंचे ही थे और वो श्राइन जलकर राख हो गया। आज तो दिल खुश कर दिया। उनकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। उनके हिसाब से उन्हें ऐसा हथियार मिल गया था जो न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा असरदार था। और सबसे बड़ी बात, इससे रेडिएशन भी नहीं निकलता था। लेकिन मेरी हालत बिल्कुल उल्टी थी। मैंने बेबसी से कहा, सर सच बोलूं तो काश वो आग में खुद लगाता, लेकिन इस बार सच में मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कुछ बोल दूं और दुनिया की हर घटना मेरे खाते में लिख दी जाए। अगर ऐसा होता तो मैं अभी बोल देता कि कल यहां तूफान आएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं लगातार अपनी सफाई देता रहा। मेरी बात सुनकर झोंग गो छांग भी शांत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी इंसान पूरी दुनिया का मनहूस कहलाना पसंद नहीं करेगा। वैसे भी दुनिया में रोज न जाने कितनी प्राकृतिक आपदाएं और हादसे होते रहते हैं। हर चीज का दोष एक आदमी पर डालना सही नहीं था। वो मुझसे माफी मांगने ही वाले थे कि तभी उनका असिस्टेंट दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, बहुत बड़ी खबर! नोयान तूफान पहले हमारे तटीय इलाकों की तरफ आ रहा था, लेकिन अचानक 90 डिग्री मुड़कर सीधा चेरी ब्लॉसम कंट्री की तरफ चला गया। इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फोन के दोनों सिरों पर कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। उधर मैं भी चुप था, इधर झोंग गो छांग भी। कुछ देर बाद उन्होंने खांसते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, ये बस एक इत्तेफाक है। तुम लोग आराम से वहां घूमो, अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव मत लो। लेकिन कॉल खत्म होने के बाद मैं गहरी सोच में पड़ गया। मुझे हमेशा पता था कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन इतनी खराब कि मुंह से निकली बात भी सच होने लगे। क्या सच में उस बूढ़े ताओवादी की बात सही थी? क्या मैं जन्म से मनहूस हूं, लेकिन किस्मत में दौलत भी लिखी है? फोन के दूसरी तरफ झोंग गो छांग को मेरी चुप्पी की चिंता होने लगी। उन्होंने समझाते हुए कहा, लिन हुई, एक और तरीके से सोचो। ये तूफान चेरी ब्लॉसम कंट्री के लिए मुसीबत है, लेकिन हमारे देश के लिए तुम हीरो हो। ऐसा सोचोगे तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। असल में उन्हें डर था कि कहीं इतनी मुश्किल से मिला ये सीक्रेट हथियार ज्यादा भावुक होकर कोई उल्टा फैसला न कर बैठे। तभी मैं हंसते हुए बोला, सर आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। मैं तो बस अपनी ही ताकत देखकर हैरान था। बाकी अपनी जान पहले बचती है, ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूं। मेरी बात सुनकर झोंग गो छांग ने राहत की सांस ली। अच्छा है, बस तुम ठीक रहो। फिर उन्होंने आगे कहा, वैसे कल मैं भी चेरी ब्लॉसम कंट्री आ रहा हूं। हाल ही में वहां पानी का प्रदूषण काफी बढ़ गया है। वो अकेले इस समस्या को संभाल नहीं पा रहे। झोंग गो छांग ने आगे कहा, तुम्हें पता है वहां का समुद्री प्रदूषण अब काफी गंभीर हो चुका है। अगर वो लोग जहरीला पानी समुद्र में छोड़ते रहे तो पूरी दुनिया के समुद्री पर्यावरण पर असर पड़ेगा। इसलिए अब कई देशों को मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर इस बार बातचीत हमारे पक्ष में रही तो बदले में हम अपनी जरूरी टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजें भी हासिल कर सकते हैं। कॉल खत्म करने के बाद झोंग गो छांग आराम से कुर्सी पर बैठे और लंबी अंगड़ाई ली। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, कुर्सी का पिछला पैर टूट गया और वो सीधे जमीन पर जा गिरे। काफी देर बाद किसी तरह उठते हुए खुद से बोले, इत्तेफाक था, बस इत्तेफाक। इस बार लिन हुई की कोई गलती नहीं है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जी रूशवे उठ गई। उनके चेहरे पर साफ थकान और मायूसी थी। उन्होंने बेबस होकर कहा, कोई इंसान एक महीने में 28 दिन भी ऐसे परेशान रह सकता है क्या? ये भी जरूर उस मनहूस का असर है। इतने में होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। उन्हें लगा शायद उन्होंने जो दवा मंगवाई थी वही आ गई है। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने एक आदमी खड़ा था जो सिर से पैर तक कीचड़ में लथपथ था। जी रूशवे घबरा गई और तुरंत दरवाजा बंद करने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, रुको, दरवाजा मत बंद करो, मैं हूं झोंग गो छांग। ये सुनते ही उन्होंने दोबारा दरवाजा खोला। झोंग गो छांग अपना सामान लेकर अंदर आ गए। उन्होंने पूरी बात समझाई। सुबह वो स्पेशल विमान से यहां आ रहे थे, लेकिन रास्ते में तेज एयर टर्बुलेंस और पक्षियों के झुंड की वजह से विमान की लैंडिंग लगभग असंभव हो गई थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं मुझे डर लगने लगा था। सोच रहा था कहीं मीटिंग शुरू होने से पहले ही मेरा खेल खत्म न हो जाए। इसलिए मैंने सोचा पहले लिन हुई के पास चला जाता हूं, कम से कम उसके पास रहूंगा तो जान तो बची रहेगी। फिर उन्होंने अपनी हालत की तरफ इशारा किया, लेकिन होटल पहुंचते ही मैं सीधा फिसल कर खुले नाले में जा गिरा। बस यही वजह है कि मेरी ये हालत हो गई। जी रूशवे को उन पर सच में तरस आया, लेकिन उनके पास दिलासा देने के लिए शब्द ही नहीं थे। उन्होंने भी अपनी परेशानी बता दी। मेरे साथ भी पिछले 28 दिनों से लगातार यही हाल चल रहा है। झोंग गो छांग कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, चिंता मत करो, ऊपर वाले तुम्हारे योगदान को नहीं भूलेंगे। तुम्हें इसका पूरा मुआवजा मिलेगा। जी रूशवे हल्का सा हंसी। उन्होंने गोजी बेरी की एक मुट्ठी मुंह में डाली और बोली, रहने दीजिए, मैं बस जिंदा वापस लौट जाऊं, वही बहुत बड़ी बात होगी। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे कमरे के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। जब झोंग गो छांग ने बताया कि मुझे उनके साथ बातचीत में चलना है तो मैं हैरान रह गया। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मुझे तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तक नहीं आता। कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो बदनामी हमारे देश की होगी। झोंग गो छांग ने बिल्कुल चिंता नहीं की। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस साथ चलो। तुम्हारी मौजूदगी ही हमारे लिए बफ जैसी है। अगर किस्मत ने जरा भी साथ दिया तो शायद सामने वाले खुद ही बाहर हो जाएं। उनकी पूरी योजना कुछ ऐसी थी, थोड़ा नुकसान अपना सही, लेकिन असर सामने वालों पर ज्यादा पड़े। उन्हें भरोसा था कि इतने दिनों से मेरे साथ रहने की वजह से शायद उनमें थोड़ी इम्यूनिटी आ गई होगी। आधे घंटे बाद हम लोग बातचीत के स्थल पर पहुंच गए। अंदर कदम रखते ही पत्रकारों ने कैमरे और माइक सीधे झोंग गो छांग की तरफ कर दिए। सब लोग इस मीटिंग पर उनकी राय जानना चाहते थे। उन्होंने हमेशा की तरह बेहद संतुलित और आधिकारिक जवाब दिया। जब पत्रकारों को उनसे कोई सनसनीखेज बयान नहीं मिला तो उन्होंने अपना निशाना मेरी तरफ कर लिया। शायद उन्हें लगा कि मैं नया हूं और आसानी से कुछ गलत बोल दूंगा। एक पत्रकार ने लगातार सवाल दाग दिए, आप इस बातचीत को कैसे देखते हैं? क्या ड्रैगन कंट्री सच में मदद करना चाहता है या फिर इस मौके का फायदा उठाकर बदले में बहुत कुछ मांगेगा? झोंग गो छांग जवाब देने ही वाले थे, लेकिन मैंने पहले ही शांत आवाज में कहा, हमारा देश हमेशा मानवता के साझा भविष्य के निर्माण के लिए काम करता आया है और पूरी दुनिया की भलाई के लिए सहयोग करने में विश्वास रखता है। असल में मैं अपने स्कूल की नागरिक शास्त्र की किताब की लाइनें ही दोहरा रहा था। पत्रकार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जवाब ऐसा था जिसमें सब कुछ भी था और कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मेजबान देश के नेता ने अपना भाषण खत्म किया और बातचीत आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। दुनिया भर के कैमरे उसी हॉल की तरफ लगे हुए थे। झोंग गो छांग पहले से पूरी योजना बनाकर आए थे। उनका मकसद सिर्फ प्रदूषण का समाधान देना नहीं था,
बल्कि बदले में एक अहम तकनीक हासिल करना भी था। दूसरी तरफ मेजबान देश के नेता भी उनकी योजना से काफी प्रभावित थे। ये प्रस्ताव बराबरी के आधार पर सहयोग की बात कर रहा था, लेकिन उनकी पहले से दूसरी ताकतों के साथ गहरी साझेदारी थी। अगर वो सीधे ड्रैगन कंट्री के साथ समझौता कर लेते तो दूसरे पक्ष की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती थी। वो इसी उलझन में थे कि तभी हॉल के किनारे बैठे कुछ लोग अचानक हरकत में आ गए। उन्होंने खुद को पत्रकार जैसा दिखा रखा था, लेकिन असल में वो पर्यावरण कार्यकर्ता थे। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। एक कैमरा सीधे मेजबान देश के नेता की तरफ उछाला गया। उन्होंने तुरंत बचाव कर लिया, लेकिन उनके पीछे बैठे दूसरे देश के प्रतिनिधि सीधे उसकी चपेट में आ गए। कैमरा उनके सिर पर जोर से लगा और वो वहीं गिर पड़े। उधर हमारी तरफ भी दो हमलावर तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। वो हमारे बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। तभी जी रूशवे अचानक आगे बढ़ी, एक जोरदार फ्लाइंग किक, फिर तुरंत हाई राउंड किक। दोनों हमलावर वहीं गिर पड़े। कुछ देर तक उठ ही नहीं पाए। मैं और झोंग गुओछांग दोनों उन्हें हैरानी से देखते रह गए। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जी रूशवे इतनी जबरदस्त फाइट भी कर सकती हैं। मैंने तुरंत ताली बजाई। वाह, कमाल कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें ये सब भी आता है। उन्होंने बाल पीछे किए और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें अभी मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता, और तुम्हारे साथ रहना हो तो थोड़ा बहुत लड़ना आना ही चाहिए, वरना मैं कब की गई होती। ये पूरा हंगामा कुछ ही पलों में शुरू हुआ और सुरक्षा कर्मियों ने जल्दी ही सब कुछ संभाल भी लिया। क्योंकि ये पूरी घटना लाइव प्रसारित हो रही थी, इसलिए कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया तक खबर पहुंच गई। कई लोग मेजबान देश की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ड्रैगन कंट्री में कुछ लोगों का ध्यान किसी और चीज पर गया। उन्होंने लाइव फुटेज में एक जाना पहचाना चेहरा देख लिया था। अरे, ये तो वही लिन हुई है, ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग में क्या कर रहा है? दूसरा बोला, मैंने भी इसे पहले देखा है। अगर ये वहां है तो हादसा होना अब उतना हैरान करने वाली बात नहीं लगती। तीसरे ने लिखा, कहीं इसे किसी खास मिशन पर तो नहीं भेजा गया, वरना इसकी वहां मौजूदगी का क्या मतलब। देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर मेरी चर्चा शुरू हो गई। जो लोग मुझे नहीं जानते थे उन्हें भी मेरे दर्शक मेरी पूरी कहानी बताने लगे, और देखते ही देखते मेरे फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे। उधर बातचीत वाले हॉल में घायल प्रतिनिधि को अस्पताल भेज दिया गया। बाकी लोग या तो बिल्कुल सुरक्षित थे या सिर्फ हल्की फुल्की धूल में सने थे, इसलिए बातचीत दोबारा शुरू हो गई। अब सामने वाला प्रतिनिधि मौजूद नहीं था, तो समझौता भी आसानी से हो गया। मेजबान देश ने ड्रैगन कंट्री के साथ आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। झोंग गुओछांग ने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया और संतोष से मुस्कुराए। इस समझौते में एक बेहद अहम पेटेंट टेक्नोलॉजी भी शामिल थी, जो पहले ड्रैगन कंट्री के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। अब वो कमी भी काफी हद तक पूरी होने वाली थी। हॉल से बाहर निकलते ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट राजदूत को सौंप दिया, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। लिन हुई, क्या तुम यहाँ के एयरक्राफ्ट कैरियर को देखना चाहोगे? मैंने उनकी तरफ अजीब नजरों से देखा, लेकिन वो बस शरारती मुस्कान के साथ आंख मारने लगे। असल योजना तो कुछ विशेषज्ञों को वहां घुमाने की थी, लेकिन आज की घटनाओं के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने सोचा, विशेषज्ञों को ले जाकर भी असली चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, तो क्यों ना अपना सबसे खास हथियार ही साथ ले जाया जाए। क्या पता कोई बोनस मिल जाए। कुछ ही देर बाद हमें आधिकारिक व्यवस्था के तहत नौसैनिक अड्डे पर ले जाया गया। वहां एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडर यामामोटो गर्व से हमारा स्वागत करते हुए बोले, सेजान एयरक्राफ्ट कैरियर में आपका स्वागत है। बाकी सभी लोग शांति से जहाज का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन मैं उत्साह रोक नहीं पाया। वाह, ये जहाज तो सच में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा जहाज मैंने पहली बार देखा है। मेरी बात सुनकर यामामोटो के चेहरे पर गर्व और भी बढ़ गया। थोड़ी ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोले, हमारे इस आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर को शायद आपके देश में भी भारी भरकम हथियारों में गिना जाता होगा। यामामोटो गर्व से आगे बोले, सेजान एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम में से एक से लैस है। ये 100 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को भी पहचान सकता है। इसके अलावा इस पर 36 अत्याधुनिक फाइटर जेट भी तैनात हैं। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। साफ लग रहा था कि वो हमारे सामने अपनी ताकत दिखा रहे थे। मैंने शांत होकर पूछा, यामामोटो साहब, बुरा मत मानिएगा, मैं पहली बार विदेश आया हूं, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है। बस एक बात पूछनी थी, ये सेजान एयरक्राफ्ट कैरियर क्या आपने खुद बनाया है? सवाल सुनते ही उनके चेहरे की मुस्कान जम गई। असल में ये एयरक्राफ्ट कैरियर उनके देश में बना ही नहीं था, इसे उन्होंने दूसरे देश से भारी कीमत देकर खरीदा था। उनकी चुप्पी देखकर मुझे जवाब मिल चुका था। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। दुनिया चाहे कम देखी हो, लेकिन पढ़ाई बेकार नहीं गई थी। अगर जहाज खरीदा हुआ है तो उसका पूरा तकनीकी डेटा भी बेचने वाले के पास होगा। मतलब अगर कभी वही देश इसके खिलाफ हो गया तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर लोहे के बड़े टुकड़े से ज्यादा काम का नहीं रहेगा। ऐसे में इस पर इतना घमंड करने की भी क्या बात थी? माहौल थोड़ा अजीब हो गया। झोंग गुओछांग तुरंत हंसते हुए बोले, यामामोटो साहब, अगर संभव हो तो इसे समुद्र में चलाकर भी दिखाइए। हमारे लिन हुई पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर पर आए हैं। यामामोटो ने बिना सोचे हामी भर दी। उनके लिए अपने जहाज की ताकत दिखाने का सबसे अच्छा मौका था। कुछ ही देर बाद इंजन गरजने लगे। विशाल जहाज धीरे धीरे बंदरगाह से निकलकर समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। समुद्र का पानी दोनों तरफ हटता जा रहा था। उधर एक और चीज भी चुपचाप अपनी दिशा बदल चुकी थी, वो तूफान, जिसे अभी 10 दिन बाद आना था। किसी वजह से पहले ही रास्ता बदल चुका था और अब सीधा चेरी ब्लॉसम कंट्री के उत्तरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। अगर उसकी यही रफ्तार रही तो 2 घंटे से भी कम समय में वो उत्तरी तट तक पहुंच जाता, और संयोग से सेजान एयरक्राफ्ट कैरियर भी उसी दिशा में जा रहा था। तभी काफी देर से चुप बैठी जी रूशवे ने अचानक पूछा, अगर ये जहाज किसी चट्टान से टकरा जाए तो क्या ये डूब सकता है? उनका सवाल इतना अचानक और सीधा था कि आसपास खड़े लोग हंस पड़े। यहां तक कि झोंग गुओछांग भी थोड़ा असहज हो गए। यामामोटो मुस्कुराकर बोले, मिस जी, आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। इस जहाज का चट्टान से टकराकर डूबना लगभग नामुमकिन है। दुनिया के सबसे मुश्किल समुद्री रास्तों से भी ये आसानी से निकल सकता है, और अगर रास्ते में कोई चट्टान आ भी जाए तो हमारे तोपखाने का एक गोला ही उसे टुकड़ों में बदल देगा। लेकिन उनके जवाब से जी रूशवे को कोई तसल्ली नहीं मिली। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो गया तो? टाइटैनिक भी निकलने से पहले कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। यामामोटो फिर हंस पड़े। वो 100 साल पुरानी बात है। उस समय की तकनीक और आज की तकनीक में जमीन आसमान का फर्क है। अब उनके मन की आखिरी चिंता भी खत्म हो गई थी। उन्हें लगने लगा कि ड्रैगन कंट्री ने इस स्तर के दौरे पर 2 बिल्कुल अनुभवहीन युवाओं को भेज दिया है। लेकिन जी रूशवे अभी भी रुकी नहीं। उन्होंने फिर पूछा, अगर समुद्र में भंवर आ जाए या कोई समुद्री दैत्य या फिर बड़ा तूफान, तब भी ये जहाज सुरक्षित रहेगा? इस बार यामामोटो के जवाब देने से पहले ही झोंग गुओछांग बीच में बोल पड़े, बस अब और सवाल नहीं,
उन्हें लग रहा था कि ये सवाल कुछ ज्यादा ही बचकाने होते जा रहे हैं। आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को तूफान डुबो देगा, ये सुनकर कोई भी हंस देगा। मैं भी मुस्कुराते हुए जी रूशवे से बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतने बड़े जहाज का रडार 100 किलोमीटर दूर से ही तूफान पकड़ लेता है। अगर किसी तूफान को इसे डुबोना है तो कम से कम कैटेगरी 12 जितना ताकतवर होना पड़ेगा, और जहाज को ठीक उसके बीचों बीच होना पड़ेगा। समझ रही हो इसका मतलब ऐसा अदृश्य तूफान जो सीधे इसी जहाज से टकरा जाए। ऐसी बात होने की संभावना लगभग शून्य, जब तक ऊपर वाला तुम्हारा कोई खास रिश्तेदार ना हो। जी रूशवे ने मुझे घूर कर देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। चारों तरफ साफ नीला आसमान था। उन्हें भी थोड़ा चैन आया, लेकिन तभी रडार स्क्रीन पर एक बड़ा लाल निशान दिखाई दिया। वो लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास घूम रहा था। उसकी पहचान साफ नहीं हो रही थी, लेकिन इतना तय था कि वो किसी भी दर्ज किए गए समुद्री जीव से मेल नहीं खाता था। यामामोटो की आंखें चमक उठी। उन्होंने जी रूशवे की तरफ देखकर कहा, अभी तो आप कई तरह की चिंता कर रही थी, लीजिए, एक समुद्री जीव खुद हमारे पास आ गया है। अब मैं आपको सेजान एयरक्राफ्ट कैरियर की असली ताकत दिखाता हूं। उन्होंने तुरंत तोप चलाने का आदेश दिया। गोले लगातार समुद्र की तरफ दागे जाने लगे। धड़ाम 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 समुद्र की सतह पर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। यामामोटो आत्मविश्वास से कमर पर हाथ रखकर बोले, मिस जी, अब तो तैयार रहिए, आज ताजा साशिमी खाने को मिलेगी। इतने गोले लगने के बाद व्हेल भी नहीं बच सकती। लेकिन उनकी आवाज धीरे धीरे रुक गई, क्योंकि रडार पर लाल निशान अब भी मौजूद था। मतलब इतने सारे हमलों के बाद भी वो जीव जिंदा था। और अगली ही सेकंड एक लाल निशान 2 में बदल गया। यामामोटो का चेहरा उतर गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, गोले फिर से भरो, निशाना उसी समुद्री जीव पर रखो, हर हाल में उसे खत्म करो। एक और जबरदस्त हमला शुरू हो गया, लेकिन समुद्र के नीचे मौजूद वो चीज बिना किसी नुकसान के जहाज के आसपास घूमती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर उन्हें चिढ़ा रही हो। गुस्से में यामामोटो ने रडार पैनल पर जोर से हाथ मारा। टक, एक छोटा सा स्क्रू नीचे गिर पड़ा। रडार स्क्रीन एक पल के लिए हरी हुई, और फिर धड़ाम, अंदर से काला धुआं निकलने लगा। एक स्प्रिंग उछलकर बाहर आ गई। पूरी स्क्रीन अपनी जगह से निकलकर 4-5 मीटर दूर जा गिरी और उड़ते उड़ते सीधा यामामोटो की आंख के पास जा लगी। आह! उन्होंने तुरंत अपनी आंख पकड़ ली। गुस्से में चिल्लाए, ये कैसा घटिया सामान है, सिर्फ एक थप्पड़ में टूट गया। झोंग गो छांग ने खांसने का बहाना बनाकर अपनी हंसी रोक ली, लेकिन जी रूशवे की हालत अलग थी। वो हंसी रोक तो रही थी, पर उनके कांपते कंधे सारी कहानी बता रहे थे। आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर का रडार एक थप्पड़ में टूट जाए, ऐसा सीन तो फिल्मों में भी मुश्किल से देखने को मिलता है। कई लोगों के मन में एक ही सवाल आया, कहीं बेचने वालों ने पुराना कबाड़ तो नहीं पकड़ा दिया। यामामोटो के दिमाग में भी यही बात आई। उन्होंने तुरंत दूसरे देश में मौजूद जॉन को फोन मिलाया। मिस्टर जॉन, आपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हमें बेचा है उसमें शायद थोड़ी सी दिक्कत है। रडार पैनल को हल्का सा हाथ लगाया और वो टूट गया। कहीं आपने हमें पुराना मॉडल तो नहीं दे दिया? फोन की दूसरी तरफ से हल्की हंसी सुनाई दी। फिर जवाब आया, मिस्टर यामामोटो, हमारे यहां से निकला हर एयरक्राफ्ट कैरियर बेहतरीन क्वालिटी का होता है। अगर आपका रडार टूट गया तो शायद इस्तेमाल करते वक्त आपने ज्यादा जोर लगा दिया होगा, और अगर आपने दोबारा हमारे प्रोडक्ट पर ऐसे आरोप लगाए तो मानहानि का केस करने पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सुनकर यामामोटो कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया, खराबी सामने वाले के सामान में थी और धमकी उन्हें मिल रही थी। तभी एक सैनिक घबराया हुआ भागता हुआ वहां पहुंचा। यामामोटो ने उसे देखते ही डांट दिया, इतना घबरा क्यों रहे हो, ट्रेनिंग में कुछ नहीं सीखा? सैनिक जोर जोर से सांस ले रहा था। कुछ पल बाद उसने हकलाते हुए कहा, बुरी खबर है, एक टाइफून हमारी तरफ आ रहा है। उसकी रफ्तार बहुत तेज है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में वो यहां पहुंच जाएगा। उसकी बात सुनते ही पूरे जहाज पर सन्नाटा छा गया। जी रूशवे और झोंग गो छांग ने एक साथ मेरी तरफ देखा, लेकिन दोनों ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें हटा ली। मैं बस अजीब सी मुस्कान दे पाया। उधर यामामोटो अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। पहले वो रहस्यमयी समुद्री जीव, अब अचानक बिना किसी चेतावनी के टाइफून। उन्हें यह सब सिर्फ इत्तेफाक मानना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने तुरंत दूरबीन उठाई। दूर समुद्र में भयानक तूफान उठ चुका था। तेज हवाओं में अनगिनत मछलियां हवा में उड़ रही थीं। यहां तक कि एक विशाल व्हेल भी बवंडर में उठकर आसमान की तरफ जा रही थी। वो मंजर देखकर यामामोटो के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने दावा तो किया था कि सेजान एयरक्राफ्ट कैरियर टाइफून झेल सकता है, लेकिन ऐसा टाइफून नहीं। उन्होंने घबराकर सैनिकों पर चिल्लाया, बेकार लोगो, टाइफून इतना पास आ गया और तुम्हें अब पता चला? लेकिन अब कुछ करने का समय बहुत कम था। कुछ ही पलों में शांत डेक पर तूफानी हवाएं चलने लगीं। सभी लोग जल्दी जल्दी जहाज के अंदर भाग गए। यामामोटो ने तुरंत जहाज को वापस बंदरगाह की तरफ मोड़ने का आदेश दिया। झोंग गो छांग खिड़की से बाहर मूसलाधार बारिश और तूफान को देखते हुए गहरी सांस भरने लगे। उन्हें पता था कि टाइफून ने रास्ता बदल लिया था, लेकिन ये इतनी जल्दी और बिना किसी चेतावनी के आ जाएगा, उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसी वक्त उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या लिन हुई को हमेशा इसी देश में रखना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? शायद अगली बार इसे किसी और देश घुमा लाना चाहिए। इधर यामामोटो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जहाज टाइफून के बीच पहुंचने से पहले निकल जाए, लेकिन तूफान बेहद तेज था। हवाओं के साथ समुद्र की बड़ी बड़ी चीजें भी हवा में उड़ रही थीं। जो पीछे रह जाता उसके सिर पर सीधी मछली आकर गिरती। तभी एक और सैनिक भागता हुआ आया, कमांडर, रडार पूरी तरह बंद हो गया है, हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यामामोटो की कनपटी की नसें फूल गईं। आज हर चीज उनके खिलाफ जा रही थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जो वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। टाइफून की आंख लगातार करीब आती जा रही थी। उसके अंदर मछलियां, पक्षी, पेड़ और न जाने क्या क्या घूम रहा था। सब मिलकर आसमान तक उठती हुई एक विशाल पानी की दीवार जैसा दृश्य बना रहे थे। काले बादलों ने पूरा आसमान ढक लिया था, मानो दुनिया का अंत सामने खड़ा हो। इतना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर भी जोर जोर से हिलने लगा। डेक पर खड़े वो फाइटर जेट, जिन पर यामामोटो को सबसे ज्यादा गर्व था, एक एक करके समुद्र में जा गिरे। लेकिन मुसीबत यही नहीं रुकी। अगले ही पल जहाज के ऊंचे मस्तूल टूटकर गिरने लगे। ब्रिज बुरी तरह दबकर टेढ़ा हो गया। सामने का डेक विशाल लहरों की टक्कर से टूट गया। यामामोटो के चेहरे से पूरा रंग उड़ चुका था। अब बात सिर्फ अरबों के नुकसान की नहीं थी, आज शायद उनकी जान भी यहीं खत्म होने वाली थी। जी रूशवे का चेहरा भी पूरी तरह सफेद पड़ गया। आते वक्त उन्होंने हर हाल के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन मौत सामने खड़ी हो तो हिम्मत भी जवाब देने लगती है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, लिन हुई, तुम सच में कमाल हो। एक्सीडेंट, आग, भूकंप, यहां तक कि हर तरह की बदकिस्मती की कल्पना की थी, लेकिन साफ आसमान में टाइफून आ जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। काश
आने से पहले अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी। मैंने तुरंत उन्हें दिलासा दिया, फिक्र मत करो, बचपन से अब तक मैं न जाने कितनी जानलेवा मुसीबतों में फंस चुका हूँ। ये तो मुश्किल से मेरी तीसरी सबसे खतरनाक स्थिति होगी। और एक बात मैंने हमेशा नोटिस की है, जब भी लगता है कि अब मैं गया तभी कोई चमत्कार हो जाता है। झोंग वो छांग ने भी मेरी बात का समर्थन किया। सही कह रहा है, मैंने इसकी पूरी फाइल पढ़ी है। अगर इसकी किस्मत इतनी खराब होने के बाद भी ये आज तक जिंदा है तो इसकी बात में दम है। उनकी बातें सुनकर जी रूशवे थोड़ी शांत हुई। कुछ देर बाद वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा था। टाइफून जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से आगे निकलने लगा। समुद्र धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन बुरी तरह टूट चुका सेजान एयरक्राफ्ट कैरियर अब धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। इस बार झोंग वो छांग भी मायूस होकर बोले, लगता है इस बार मामला सच में हाथ से निकल गया। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे चेहरे पर ज्यादा फर्क नहीं था। मुझे अपना बचपन याद आ गया। एक बार मुझे जूस की बोतल मिली थी, मैंने किसी से शेयर नहीं किया, अकेले ही पी गया। फिर लगातार 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। बाद में पता चला वो जूस नहीं, कीटनाशक था। मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रही थी। हर बार मौत मेरे बिल्कुल पास तक आई, लेकिन आखिरी पल में कुछ न कुछ बदल जाता। इसलिए मुझे यकीन था इस बार भी हम बच जाएंगे। और सचमुच जब एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग डूबने ही वाला था तभी आसमान में कई रेस्क्यू फाइटर जेट दिखाई दिए। सबके चेहरों पर उम्मीद लौट आई। जैसे ही हम रेस्क्यू विमान में सवार हुए तब जाकर सबने राहत की सांस ली। नीचे समुद्र में डूबते हुए सेजान एयरक्राफ्ट कैरियर को देखकर हर कोई कुछ देर चुप रहा। आते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में समा जाएगा। अब विमान में बैठे लोग मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में शिकायत भी थी और शुक्रिया भी। जो भी हुआ, कम से कम हम सबकी जान बच गई। करीब आधे घंटे बाद हम सुरक्षित जमीन पर उतर गए, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर दुनिया भर के पत्रकार पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे।